नमस्कार मित्रों, साहित्य के पंचरत्न में पुनः आप सभी का फिर से स्वागत है। तो हम लोग भारतीय काव्य शास्त्र देख रहे हैं और कुछ बचा भी है उसमें। रस संप्रदाय हो चुका है और अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, ये सब बचा हुआ है ना। तो हम लोग उसको भी देखेंगे, लेकिन पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी आप लोगों को देखना ही है। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र का इसीलिए आज ये फर्स्ट वीडियो है और आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। भारतीय काव्य शास्त्र का डला हुआ है बहुत सारा उसमें क्रम वाइज। और अब एक सप्ताह में 2 दिन काव्य शास्त्र आएगा आप लोगों का, एक दिन भारतीय और एक दिन पाश्चात्य। नेट एग्ज़ाम तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग बिल्कुल ध्यान लगा के इसको पढ़िएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। और ये बहुत ही अच्छे कंटेंट हैं, इधर उधर से मिला के बनाया हुआ कंटेंट है, जिससे पूरी तरह से इसमें हर चीज़ को समाहित किया गया है जो एग्ज़ाम में आने लायक हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज काव्य शास्त्र। तो प्लेटो को पहले देखने वाले हैं हम लोग आज। प्लेटो का समय है 427 से 347 ईसा पूर्व। ठीक है, जन्म इनका 427 या 428 ईसा पूर्व से 348 या 347। ठीक है, मतलब 427 से 347 या 428 से 348। ठीक है, याद रखिएगा। ये थोड़ा इधर उधर लिखा गया है, यहाँ पे आप 7 कर लेना, यहाँ पे 8 कर लेना। ठीक, भागीरथी मिश्र ने प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व माना है, इसीलिए यहाँ पे 428 को हम लोगों ने रखा है कि जो भागीरथी मिश्र थे उन्होंने प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व माना है। अगर आप लोग भागीरथी मिश्र जी का किताब पढ़ेंगे आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक, स्थान है एथेंस, ये इनका जन्म हुआ था एथेंस में। कुछ ने एजिना को माना है और इनके पिता थे अरिस्टोन। कौन थे पिता? अरिस्टोन। और माता थी पेरिक्योन। ठीक, माता पिता तो खैर नहीं पूछेगा, लेकिन याद रखिए। चलिए, प्लेटो शब्द अंग्रेजी का है। ठीक, जो प्लेटो है यह शब्द अंग्रेजी से आया है, अंग्रेजी का बना है प्लेटो नाम। ठीक, यूनानी उच्चारण प्लातोन है, गुरु मल्ल ने रखा था। इनके एक गुरु तो सुकरात थे, आप सभी को पता होगा, और एक गुरु थे मल्ल। मल्ल ने इनका नाम प्लातोन रखा था, जो यूनानी उच्चारण था। अरबी में इनको अफलातून कहा जाता है और इनका मूल नाम अगर पूछा जाए तो अरिस्तोक्लिस इनका मूल नाम है। प्रमुख कृतियाँ: दी रिपब्लिक, राजनीतिक चिंतन व आदर्श राज्य का दस्तावेज कहा जाता है इनके दी रिपब्लिक को। उसके बाद दी स्टेटमेंट, दी लाज और पोलितेया और यान, ये मुख्य हैं, प्रमुख कृतियाँ हैं। इसके बाद और भी इनके रचनाओं को हम लोग आगे देखेंगे। तो ये तीनों तो याद रखिए, मोस्ट हैं। दी रिपब्लिक, दी स्टेटमेंट, द लाज। और राजनीतिक चिंतन व आदर्श राज्य का दस्तावेज किसे कहा जाता है? रिपब्लिक को कहा जाता है, याद रखिएगा। प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। ठीक है, प्लेटो कैसे थे? ये प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। अनेक चिंतन का, उनके चिंतन का उद्देश्य क्या था? आदर्श राज्य का निर्माण। प्लेटो के अनुसार विचार ही परम सत्य है और ईश्वर उसका सृष्टा है। मतलब विचार, जो हम लोग विचार करते हैं वो सही है, और उसकी सृजना या हमारे विचारों को की सृष्टा कौन है? ईश्वर को माना है इन्होंने। मतलब ईश्वर की वजह से ही हमारा विचार आता है, ऐसा कहा है इन्होंने। प्लेटो के दर्शन के मुख्य विषय देख लेते हैं, क्या क्या है इनके दर्शन के मुख्य विषय। प्रत्यय सिद्धांत, आदर्श राज्य की इन्होंने स्थापना की है, आत्मा की अमरत्व सिद्धि, सृष्टि शास्त्र, ज्ञान मीमांसा। देखिए, ये कथन कारण वाले में आ सकते हैं, या तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से प्लेटो के बारे में असत्य चुनिए, सत्य चुनिए, तो इसमें भी आ सकता है। तो ये प्रत्यय सिद्धांतवादी थे, आदर्श राज्य की स्थापना करने वाले थे, आत्मा की अमृत सिद्धि के पक्षधर थे, सृष्टि शास्त्र वाले थे और ज्ञान मीमांसा वाले थे। ठीक है, याद रखिए। 20 वर्ष में गुरु सुकरात के संपर्क में आए और 12 वर्षों तक देश देशांतर में भ्रमण किए। कौन? प्लेटो। ठीक, तो इनके कुछ साहित्य संबंधी प्लेटो की धारणाएं देख लेते हैं और क्या क्या है इनके साहित्य में। तो इनके कुछ रचनाओं को हम लोग देखेंगे इस संबंध में। हम लोगों ने कुछ रचना देखा है और कुछ और भी हैं। तो गोर्गियास मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को प्रोनाउंस समस्या ना हो। सिंपोजियम अर्थात विचार गोष्ठी, रिपब्लिक, फ्रेद्रोस, फिबेलुस और लाज, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसको यॉन, क्रेटिलुस और प्रोटोगोरस, ठीक है, याद रखिएगा।
प्लेटो का चर्चित कथन, इनका कथन था दास्ता मृत्यु से भी भयावह, इनके रिपब्लिक रचना है उसी में इन्होंने कहा है दास्ता मृत्यु से भी भयावह है। पाश्चात्य समीक्षा जगत के प्रथम आचार्य माने जाते हैं प्लेटो। इनका अनुकरण सिद्धांत अत्यंत प्रसिद्ध है, लेकिन आगे जाके इनके शिष्य अरस्तु होंगे, उनका अनुकरण सिद्धांत इनसे और फेमस हो गया। ठीक है। प्लेटो की दृष्टि में अनुकरण का अर्थ हूबहू नकल है। प्लेटो की मान्यता है कि कवि अनुकृति की अनुकृति करता है तथा कलाकार अनुकरता है। कलाकार का सत्य तक पहुंचना संभव नहीं है। मतलब अनुकृति की अनुकृति करता है, कहने का मतलब है कि यहाँ ईश्वर द्वारा कुछ अनुकृति किया जाता है, उसी को देख के कलाकार क्या करता है, अनुकृति करता है, अर्थात अनुकरण करता है, यानी कि जो कलाकार होता है वो अनुकरता है। कलाकार का सत्य तक पहुंचना संभव नहीं है, और जो अनुकृति किया हुआ है, जिसकी नकल करता है कलाकार, वो सत्य है, जो एक अदृश्य शक्ति है, उस तक पहुंचना कलाकार के लिए संभव नहीं होता, ये कहते हैं प्लेटो। प्लेटो ने पलंग, बढ़ई, कारीगर द्वारा निर्मित का उदाहरण देकर अपनी बातों की पुष्टि की। ठीक है। मतलब इनका मानना था कि एक बढ़ई है, ठीक है, और वह अपना पलंग निर्माण करता है या कुछ भी फर्नीचर बनाता है, तो वो क्या करता है, वो अपने द्वारा नहीं निर्मित करता, वो अनुकरण करता है, यानी कि ईश्वर सबसे पहले सभी चीज़ों को बनाया है, प्लेटो का मानना था। और उसी के आधार पे ये जो बढ़ई है ना, या जो भी कारीगर है अपना काम करता है, वो उसी का अनुकरण करके, ईश्वर का जो परम सत्ता है उसी का अनुकरण करके क्या करता है, अपना काम करता है और निर्माण करता है। प्लेटो ने इयोन नामक संवाद में काव्य सृजन को एक प्रकार से ईश्वरीय उन्माद का परिणाम कहा है। काव्य देवी को प्लेटो ने म्यूजेस कहा है। याद रखिए, जो काव्य देवी है उसको प्लेटो ने म्यूजेस कहा है। साहित्य को प्लेटो उपयोगितावादी व नैतिकवादी मानते हैं, सौंदर्यवादी या आनंदवादी नहीं। वे साहित्य को सुंदर, सत्य और शिव मानते हैं, अर्थात जो समाज के लिए उपयोगी, हितकारी और नैतिक हैं वही ग्राह्य है, अन्यथा जो हितकारी नहीं है वह स्वीकार योग्य नहीं है। मतलब प्लेटो का कहना था कि अगर सोने से भरा हुआ एक टोकरी है, लेकिन उस सोने का कोई उपयोग नहीं है, तो कोई मतलब का नहीं। मतलब इनका कहने का मतलब था कि कुछ भी हो, जैसे भी हो, सौंदर्य और आनंद बल्कि प्राप्त मत हो, लेकिन वो नैतिकवादी हो, उसका कुछ न कुछ उपयोग हो, तभी उसको ये मानते हैं, है ना। तभी नैतिकवादी और उपयोगितावादी को ये स्वीकारते थे, और सौंदर्यवादी और आनंदवादी को ये स्वीकार नहीं करते थे। मतलब कुछ न कुछ उपयोगी होना चाहिए, हितकारी होना चाहिए, ऐसा मानते थे प्लेटो। प्लेटो दार्शनिक के साथ साथ कवि भी थे। उनकी कविताएं ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ वर्ड्स में संग्रहित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये दार्शनिक के साथ साथ कवि भी थे प्लेटो, और उनकी कविताएं अगर हमको देखना हुआ तो कहाँ मिलेगा, ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ वर्ड्स में। ठीक है। प्लेटो के कवि व काव्य पर आरोप, ये क्या क्या मानते हैं, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो काव्य अनुकृति की अनुकृति है ऐसा मानते हैं। काव्य पे क्या क्या आरोप लगाते हैं प्लेटो, कवि स्वयं अज्ञानी है, अज्ञानता का प्रसारक है। ठीक, कुछ नहीं आता कवि को, है ना, वो अनुकरण करता है, जो एक अदृश्य शक्ति है, ईश्वर है उसका, और इसीलिए कहते हैं कि कवि स्वयं अज्ञानी है और अज्ञानता का प्रसारक है। कलात्मक रचनाएं समाज के लिए अनुपयोगी हैं। कलात्मक मतलब जिसमें सौंदर्य हो, आनंद हो, इसको समाज के लिए खतरनाक मानते थे प्लेटो। कवि समाज में अनाचार एवं पोषण करने का अपराधी है। मतलब कवि के लिए कैसे कैसे वर्ड कहे हैं, कवि ही क्या है जो समाज में अनाचार फैलाता है, पोषण करने का, शोषण, अनाचार और पोषण करने का अपराधी, मतलब अनाचार को बढ़ाने का अपराधी है, ऐसा मानते हैं कवि को प्लेटो। तो याद रखिएगा। द रिपब्लिक में प्लेटो ने कविता को अनैतिक करार दिया है। तो प्लेटो ने किसमें कविता को अनैतिक करार दिया है, तो द रिपब्लिक में, याद रखिएगा। प्लेटो ने कवि व काव्य दोनों को व्यक्ति व समाज के लिए हानिकारक माना है। तो पूछा जा सकता है किसने कवि और काव्य दोनों को व्यक्ति व समाज के लिए हानिकारक माना है, तो प्लेटो ने। प्लेटो के काव्य के संबंध में मान्यता है शिवम की स्थापना और आनंद का प्रसार। प्लेटो ने काव्य के 3 भेद माना है। देखिए किस टाइप का होना चाहिए काव्य, ये भेद माने हैं, ठीक है। एक अनुकरणात्मक,
एक वर्णात्मक और एक मिश्र। अनुकरणात्मक में क्या आएंगे? प्रहसन और दुखांतक, मतलब नाट्य प्रधान, है ना। वर्णात्मक में डिथिर यानी कि प्रगीतात्मक, और मिश्र में जैसे होमर के इलियड के ओडेसी जो महाकाव्यात्मक है वो मिश्र में आ जाएगा, ठीक है। अनुकरणात्मक में ये प्रहसन और दुखांतक वगैरह जो नाट्य प्रधान है। प्रगीतात्मकता को ये वर्णात्मक में रखे हैं जिसको डिथिरैप कहा जाता है, और मिश्र में होमर के इलियड के ओडेसी इस टाइप के इनके जो हैं जैसे कि महाकाव्यात्मक को ये मिश्र में रखे हैं। तो ये पूछा जा सकता है किसको कैस में रखा है इन्होंने? अनुकरणात्मक, वर्णात्मक और मिश्र में इन्होंने किसको कहाँ कहाँ रखा है? प्लेटो ने प्रगीत के 3 अंग माने हैं। प्रगीत के शब्द, माधुर्य और लय को माना है इन्होंने प्रगीत के 3 अंग। प्लेटो के दर्शन में 5 विषयों का निरूपण था। आदर्श राज्य, प्रत्यय सिद्धांत देख चुके हैं हम लोग, इसको फिर भी देखिए। प्रत्यय सिद्धांत, आत्मा की अमृतत्व सिद्धि, सृष्टि शास्त्र, ज्ञान मीमांसा, ये 5 विषय थे इनके दर्शन में। ये दार्शनिक थे ना। तो आदर्श राज्य, प्रत्यय सिद्धांत, आत्मा की अमृतत्व सिद्धि, सृष्टि शास्त्र और ज्ञान मीमांसा इनके दर्शन के विषय हैं। कला के मूल्य के संबंध में प्लेटो का दृष्टिकोण उपयोगितावादी और नैतिकवादी है। तो पहले ही हम लोग देख चुके हैं कला के संबंध में ये क्या सोचते थे। कला ही नहीं, कोई भी चीज़ है ना, सभी के बारे में इनका दृष्टिकोण क्या था? उपयोगितावादी और नैतिकवादी। तो प्लेटो के अनुसार देख लेते हैं। कवि की काव्य चेतना एक बांसुरी है। क्या कह रहे हैं? देखिए इनका एक कथन है ये। कवि की काव्य चेतना एक बांसुरी है जिसमें स्वर फूंकने का काम ईश्वर करता है, अथवा एक बीड़ा है जिसके तार ईश्वर के स्पर्श से झंकृत हो उठते हैं। कवि केवल माध्यम है, वास्तविक रचयिता या गायक स्वयं ईश्वर है। इस प्रकार काव्य रचना के क्षेत्र में दैवी ईश्वरीय प्रेरणा का सिद्धांत प्लेटो की महत्वपूर्ण देन है। तो दैवी ईश्वरीय सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? तो प्लेटो ने। दैवी ईश्वरीय का सिद्धांत किसने दिया? प्लेटो ने, याद रखिए। प्लेटो की कला संबंधी मान्यताएं यान में निहित हैं। कला संबंधी जो उनकी मान्यताएं हम लोगों ने देखा कला के लिए क्या क्या मानते हैं, वो उनके ग्रंथ यान में संकलित हैं। निम्न कथन देख लेते हैं प्लेटो के संबंध में। तो मैकाले क्या कहते हैं? प्लेटो के समान दूसरा मेधावी पुरुष विश्व में हुआ ही नहीं, ये मैकाले कहते हैं। एमर्सन कहते हैं प्लेटो विश्व के सबसे बड़े तत्वज्ञानी थे। देवेंद्रनाथ शर्मा कहते हैं प्लेटो स्वच्छंदतावादी आलोचक के प्रवर्तक थे। तो ये हो गया प्लेटो जी का। अगले में हम लोग अरस्तु अगर को देखेंगे। आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, और ये रिसर्च करके बनाया हुआ नोट्स है, एक ही जगह आपको सब नहीं मिलेगा। तो अगर आप लोगों के पास समय हो तो लिख लीजिए, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे आप लोगों को। और सुन लीजिए, पहले एक बार सुन लीजिए, फिर देखते देखते लिख लीजिए, तो आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। और परीक्षा समय में आप लोगों को फिर वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। अपना नोट्स आप लोग तैयारी करके रखिएगा बना के, फिर जाते समय आप लोग उसको पलट लीजिए, हो जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।